नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़े चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसमें हम मनी के बारे में जानेंगे कि मनी जो है किस प्रकार से उसका उद्भव होता है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, है ना, कितने प्रकार की होती है। ये सब चीज़ें इसमें देखने वाले हैं, जिसमें हम कमोडिटी मनी से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक देखेंगे। फिर बैंकिंग के बारे में देखेंगे, आरबीआई के बारे में देखेंगे, है ना, फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में देखेंगे, है ना। इस प्रकार से इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी। आ, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मनी के बारे में। तो देखिए, पहले मनी नहीं था तो उससे पहले किस प्रकार से काम चलता था। ऐसा भी तो होता होगा ना कि आज हम क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए, तो हम क्या कहते हैं भाई कि भाई कितने रुपए किलो है, 40 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, ऐसा हम 1 किलो टमाटर ले लेते हैं। पर एक समय में जब ये मनी नहीं था, ये पैसे नहीं थे, मुद्रा नहीं थी, तब किस प्रकार से एक्सचेंज हुआ करता था, है ना। तो उस टाइम में एक्सचेंज हुआ करता था बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से हुआ करता था। अब आप कहोगे सर कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम में होता क्या है, कोई भी एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, खास तौर पर से तो गुड्स का होता था। तो उसमें होता क्या था, कोई मुद्रा वगैरह का या मनी का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता था। एक गुड जो है वो गुड्स दे दो और दूसरी जो है उसके बदले में ले लो, है ना। जैसे आपको 1 केजी टमाटर चाहिए, माफ़ कीजिएगा, जैसे आपको 1 केजी टमाटर चाहिए, है ना, तो आप क्या करेंगे भाई, 1 केजी गेहूं दे दो और 1 किलो टमाटर ले लो। ऐसा कुछ होता होगा ना बार्टर सिस्टम। तो ऐसा हुआ करता था बार्टर सिस्टम एंशियंट टाइम में, जब मुद्रा जो है वो प्रचलन में नहीं आई थी, जब मनी जो है वो प्रचलन में नहीं आया था। उससे पहले सारा काम हुआ करता था बार्टर सिस्टम से, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही सारा काम हुआ करता था। अब आप कहोगे सर इसमें हिंदी आपने क्यों नहीं लिखी। तो देखो, जहाँ जहाँ जिस चीज़ का मतलब आपको हिंदी में पता होना चाहिए, मैं वहाँ वो कोट कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये वाला चैप्टर जो है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनते हैं वो बनते हैं प्रीलिम्स में, है ना। तो जिस जिस चीज़ का प्रीलिम्स में बनता है, और प्रीलिम्स में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आता है ना। तो हमें क्या मतलब है उस चीज़ों से, तो हम इंग्लिश में देख के पढ़ लेंगे। और इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स आप कहो, जितना आप इंग्लिश में पढ़ोगे मेरे हिसाब से उतना जल्दी और आसानी से आपको समझ में आएगा, है। तो ये मत कहना कि सर तो देखो हिंदी पढ़ाते पढ़ाते कहाँ इंग्लिश में आ गए। तो जो चीज़ जहाँ जिस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए मैं वैसे ही लेके आ रहा हूँ। अब समझा तो आपको हिंदी में रहा हूँ ना। तो ये हो गया अपना बार्टर सिस्टम, ठीक है जी, है ना। देखिए, इस ये आदमी को फिश चाहिए, ये वाले आदमी को फिश चाहिए, तो ये इससे फिश ले ले रहा है और ये इसको बदले में जो भी इसको चीज़ चाहिए वो चीज़ इसको दे दे रहा है ना। देखिए, इस प्रकार से बास्टर सिस्टम हुआ करता था। ये केले देखो इसके हाथ में, ये फिश है, फिर ये इधर से कुछ दे रही है ना। ऐसे ही जो है ये हुआ करता था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें एक हाथ कुछ चीज़ हम दे देते थे और दूसरी चीज़ जो है फिर उसी के हाथ से कोई दूसरी चीज़ ले लिया करते थे। पुराने समय में आपने भी देखा होगा, अपने मम्मी पापा को आप पूछना कि अगर कुछ बेचना होता था या कुछ खरीदना होता था, कुछ बेचने वाले आते थे, जैसे सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं, तो क्या करते थे, गेहूं उनको दे देते थे कि भाई जैसे कि तोरी है तो तोरी भाई कि गेहूं के बराबर तोरी होगी, बाजरा आपको दुगना देना पड़ेगा। ऐसा जो सिस्टम हुआ करता था ना, वो हुआ करता था बार्टर सिस्टम, जिसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम चल चल रहा था अच्छा खासा। तो फिर ऐसी क्या कमी रही कि इस बार्टर सिस्टम को छोड़ के मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि मनी का इन्वेंशन हुआ, है ना। तो वो क्या कमियां रही होगी, तो हम देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां रही होगी, क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है हमको लाना पड़ा मनी, है ना। तो सबसे पहले एक कमी इसकी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, यानी आवश्यकता जो है ना, क्या आवश्यकता, ये इनका दोहराव होना चाहिए। दोहराव का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको 1 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है। तो आपको 1 किलो टमाटर चाहिए और आपको टमाटर के बदले में आप गेहूं दे सकते हो किसी एक आदमी को, है ना। तो एक आदमी को गेहूं दे सकते हो, तो आपको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की जरूरत हो और जिसके पास टमाटर हो, है ना। तो दोनों लोगों के पास में इस ये वांस होनी चाहिए, एक आदमी को गेहूं चाहिए हो
और एक आदमी को टमाटर चाहिए हो, है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए था कि आपको टमाटर के बदले गेहूं तभी मिलेगा जब उस आदमी को, दूसरे आदमी को गेहूं के बदले टमाटर चाहिए, उस आदमी को गेहूं के बदले अगर प्याज चाहिए, तो फिर वो आपका जो है वो ट्रांजेक्शन या एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो ये डबल कोइंसिडेंस जो है ये सबसे इसमें बड़ी कमी थी। ठीक, फिर हाई सर्च इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब देखो, ऐसा ढूंढना कि भाई ऐसा आदमी जिसको टमाटर के बदले गेहूं चाहिए या गेहूं के बदले टमाटर चाहिए, ऐसा आदमी ढूंढना कितना मुश्किल होगा ना। हमें कोई मंडी अगर लगती हो या कहीं जाना हो, ढूंढना पड़ता हो, तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा, हाँ भाई उसको गेहूं के बदले कौन आदमी है जिसको टमाटर चाहिए, ऐसा ढूंढना पड़ेगा। और इसके अंदर हाई सर्च कॉस्ट तो लगेगी लगेगी भाई, ढूंढने की कॉस्ट तो लगेगी, साथ ही साथ इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगेगी भाई, नेगोशिएट करना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं भाई, मैं गेहूं के बदले मुझे तो टमाटर चाहिए ही नहीं, मुझे तो प्याज चाहिए, तो फिर उसको बोलेंगे कि नहीं भाई गेहूं टमाटर ले लो, गेहूं के बदले ये चटनी बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो नेगोशिएट करना पड़ेगा, नहीं 1 किलो टमाटर के बदले मैं तो आधा किलो गेहूं ही दूंगा, इस प्रकार से सारा काम होगा, है ना। तो ये सारा काम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये भी इसकी कमी है। एक तो डबल कोइंसिडेंस, दोनों लोगों को जरूरत होनी चाहिए उस चीज़ की। दूसरा, हाई सर्च और ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें लगता है कि ढूंढने की और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट उसमें ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, फिर है स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अब इसमें क्या है, देखिए पेरिशेबल गुड्स क्या होती है, जो जल्दी खराब हो जाती है उनको कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। जैसे टमाटर, जैसे हम कहो कि फ्रूट्स, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं पेरिशेबल गुड्स, ये जल्दी खराब हो जाती है। भाई टमाटर कितने दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, इतने दिन चल जाएगा टमाटर, उसके बाद खराब होना शुरू हो जाएगा। तो अब इनका स्टोरेज हम कब तक करके रखेंगे भाई, डबल कोइंसिडेंट, दोनों एक जैसे आवश्यकता वाले लोग ढूंढने में हो सकता है 3 दिन से ज़्यादा भी मिल लग जाए, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि स्टोरेज करना जो है इनका आसान नहीं होगा। जो भी पेरिशेबल गुड्स है, यानी जल्दी खराब होने वाली जितने भी गुड्स हैं, उनका स्टोरेज करना जो है वो आसान काम नहीं है, वो बड़ा ही डिफिकल्ट है ना। इसलिए अगर आप उसको स्टोर भी करके रख रहे हो तो धीरे धीरे उसकी कीमत तो कम ही होती जाएगी, क्योंकि टमाटर एकदम फ्रेश होंगे, फिर धीरे धीरे वो खराब होते जाएंगे, तो उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो ये पेरिशेबल गुड्स जो है, जो खराब हो जाए जल्दी से, ऐसी चीज़ों को स्टोरेज भी नहीं किया जा सकता किसमें, बार्टर सिस्टम में। तो ये एक कमी होगी। फिर लिमिटेड स्पेशलाइजेशन, अगर मान लीजिए बार्टर सिस्टम हुआ, तो बार्टर सिस्टम की वजह से स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। जैसे स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी, जैसे कि क्या हो गया, एक आदमी जैसे बाल काट रहा है, एक आदमी देखिए गार्डनिंग कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी खेती कर रहा है, एक आदमी कुछ जो है वो आयरन स्मिथ है, लोहार है, एक आदमी सोना बना रहा है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आदमी क्या सोचेगा, यार कौन डबल डबल कोइंसिडेंस वाली वो ढूंढेगा, कौन ये ढूंढेगा, फिर ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, ये सब चीज़ें। तो आदमी क्या सोचेगा, यार मेरे पास ये खेत है, इस खेत में मैं देखो टमाटर भी उगा लेता हूँ, गेहूँ भी उगा लेता हूँ, प्याज भी उगा लेता हूँ, सारा काम मैं ही कर लेता हूँ, और फिर कौन लोहार को ढूंढेगा, लोहार वाला काम भी मैं कर लेता हूँ, है ना। ये सारे काम एक ही आदमी करने लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, स्पेशलाइजेशन तो होगा ही नहीं। कोई आदमी किसी एक काम में तो स्पेशलिस्ट होगा ही नहीं ना। जैसे कोई आदमी अगर किसान है तो वो खेती करने में स्पेशलिस्ट हो, कोई आदमी लोहार है तो फिर वो लोहे का काम करने में स्पेशलिस्ट हो, कोई सोनार है तो फिर वो सोनार का काम करने में स्पेशलिस्ट हो, सोने का काम करने में, है ना। बाल काटने वाला वो उसमें स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर अलग से हो। ये सब चीज़ें क्या होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा अगर बार्टर सिस्टम हुआ तो। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी सारा काम करना चाहेगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहेगा कि उसको बहुत सारा समय लगे, या जिनको एक जैसे चीज़ें चाहिए वो आदमी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से सारा काम एक ही आदमी करना चाहेगा, और इस चक्कर में सिस्टम क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं रहेगा। इसलिए तो हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में अगर हम देखें या एंशियंट पूरे वर्ल्ड में देखें, तो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा आपको। सारे काम एक ही आदमी, एक ही परिवार सारे काम करते हुए आपको मिलेगा। परंतु अब अगर हम देखें तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाती है, कोई नेशन डेवलप होता जाता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। अब आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे, एक मेहंदी बनाने वाला हो गया है ना, कुछ एक आदमी बाल काटने वाला हो गया है। अब डॉक्टर्स में भी आप देखिए, एक हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया है ना, कोई जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट अलग से हो गया। ये सब चीज़ें हो गई ना, ये स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है। ये मुद्रा मनी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर बास्टर सिस्टम होता तो ये सारा काम नहीं होता, है ना। फिर हमने बार्टर सिस्टम देख लिया क्या होता है,
वस्तु के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दो, ये बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसकी कमियां हमने देख ली, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, हाई सर्च कॉस्ट है, स्टोरेज इसका नहीं किया जा सकता, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये पॉइंट्स जो है ना, जितने मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स आपको सारे याद रखने। कहीं आप सोचोगे सर ऐसा क्यों बता रहे, तो ऐसा ही पूछ लेते हैं, ये एनसीईआरटी से सब लिए गए हैं ये सारी चीजें, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी घुमा फिरा के पूछती है आजकल। ऐसे चीजें थोड़ी सी अंदर घुस के पूछने की यूपीएससी की आदत आजकल हो गई है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम की ये सारी कमियां थी, इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए इन्वेंट हुई मनी। मनी का इन्वेंशन होता है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो एंशियंट इंडिया में हम देखेंगे क्या होता है, पंचमार्क जो सिक्के हुआ करते थे, है ना, आहत मुद्राएं जिसे कहा जाता है। तो आहत मुद्राएं पहली होती है। निष्क और शतमान जो है, इनका नाम आपने सुना होगा जब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे महाजनपद काल, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि निष्क और शतमान क्या हुआ करते थे, है ना, आहत मुद्राएं, ये सब चीजें हुई, है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर हिंदू यूनानी जो थे वो लोग आए, फिर कुषाण, फिर गुप्त लोग जो है, फिर आगे आगे करके जो है वो मुद्रा का इन्वेंशन होता गया, है ना। तो किस प्रकार से इसका मनी का इवोल्यूशन हुआ, वो हम सब चीजें अब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सिंपल कमोडिटी मनी से आज की क्रिप्टो करेंसी तक के का सफर जो है मनी ने तय किया है। एक जमाने में क्या हुआ करता था, कमोडिटी मनी, है ना। उस कमोडिटी मनी से लेकर आज की क्रिप्टो करेंसी तक का सफर जो है वो तय किया है किसने, मनी ने, है ना। कमोडिटी मनी, देखिए कमोडिटी मनी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक कमोडिटी है ना, जैसे आयरन नेल्स हो गए, गोल्ड नगेट्स हो गए, कोकोआ बीन्स जिससे कॉफी बनती है वो, वेल के टीथ हो गए, या आप काउरीज जिसे कहते हैं कौड़ी, है ना, दो कौड़ी की औकात नहीं है, ऐसे वाली बातें सुनी होगी आपने भी। तो कौड़ी जो काउरीज होती हैं वो, ये सब चीजें एक टाइम में मनी का काम करती थी कि भाई अगर आप 10 काउरी यानी 10 कौड़ी दोगे या 100 कौड़ी दोगे तो ये वाली चीज हम देंगे। तभी तो भाई कहते हैं ना, 2 कौड़ी को औकात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजें पहले कौड़ी में नापी जाती होंगी ना, कि भाई 2 कौड़ी में क्या चीजें आएंगी, 10 कौड़ी में क्या चीजें आएंगी, है ना। तो ये क्या हुआ, ये थी कमोडिटी मनी। कोई कमोडिटी मतलब कोई वस्तु, उसको ही मनी मान लिया जाता था। जैसे कोकोआ बीन, कि भाई ये कोई कोकोआ है, ये बीन्स है, 10 कोकोआ बीन्स दोगे तो हम आपको जो है 1 किलो गेहूं दे देंगे या आधा किलो टमाटर दे देंगे, ऐसा कुछ सिस्टम होता होगा, है ना। आयरन नेल्स हो गया, गोल्ड नगेट्स हो गया, ये सब चीजें, वेल के दांत जो है, ये सब चीजें जो है हुआ करती थी। ये कमोडिटी का काम, मनी का काम करती थी। भाई अगर आप वेल्स के 10 दांत दे दोगे तो हम आपको ये सब चीजें दे देंगे, ऐसा ये है कमोडिटी मनी हुआ करती थी। फिर आई मेटेलिक मनी, है ना। मेटेलिक मनी में क्या हुआ, जैसे गोल्ड सिल्वर इस प्रकार के सिक्के आने शुरू हो गए, कॉइन्स जो है। अगर हम देखें एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त हैं, कुषाण हैं, उन सब के सिक्के किस प्रकार से हुआ करते थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो वो मेटेलिक मनी आई। मेटेलिक मनी का मतलब क्या हो गया, मेटल की बनी हुई कोई मनी है, कोई सिक्के हैं, कोई मुद्रा है, वो ये सब काम कर रही है। वो गोल्ड या सिल्वर की, अब इसके ऊपर क्या करेगा, कोई राजा होगा, कोई व्यापारी होगा, वो अपनी मोहर लगा देगा और मोहर लगा के ये कह देगा कि हाँ भाई ये जो है यहाँ पर एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये राजा है इसलिए राजा का एक साख है, उसकी क्रेडिट है, इसलिए वो दे देगा। कोई व्यापारी है, जैसे श्रेणी आपने सुना, गिल्ड्स, गिल्ड, एंशियंट इंडिया में सुने होंगे ना गिल्ड्स, तो ये गिल्ड है या हिंदी में कहते हैं श्रेणी। तो ये जो है इस प्रकार से ये जो होती थी वे सिक्के अपने जारी कर सकते थे, माफ कीजिएगा। तो ये जो है वो क्या है, अपने सिक्के जारी करते थे, उनके ऊपर अपना स्टाम्प वगैरह, अपना ठप्पा वगैरह लगा के ये सब जो है वो सिक्के वगैरह जारी कर दिया करते थे, ठीक है। ये हो गया मेटेलिक मनी। फिर पेपर मनी आया, जिसे फिएट मनी, पेपर मनी कहते हैं। तो पेपर मनी मतलब नोट वगैरह, आपने देखा होगा भाई 100 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, इस प्रकार से नोट वगैरह आए, ये हो गया फिएट मनी। फिर है बैंक मनी, जैसे कि डिपॉजिट हम करवा देते हैं, है ना, नेफ्ट, आरटीजीएस, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सब क्या है, ये भी तो मनी ही है। तो ये मनी किस चीज़ का मनी है, ये है बैंक मनी, या इसे हम कहेंगे सॉरी, इसको हम बैंक मनी कहेंगे, ठीक है। फिर है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी तो आपको आज आई पता ही है क्या है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टोग्राफी बेस्ड जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से ये क्रिप्टो करेंसी बनती है ना। ये एक डिजिटल करेंसी है। आगे इनके बारे में एक एक करके और अच्छे से हम जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरू होती है अपनी कहानी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अपनी कमोडिटी मनी से शुरू होकर मेटालिक मनी आती है। फिर यहाँ पर देखिए ये अपनी पेपर मनी आ गई। यहाँ पर देखिए बैंक चेक जो वगैरह जो ये पेपर में, ये अपनी बैंक मनी आ गई। और ये है अपनी क्या है, यहाँ पर आ गई क्या, क्रिप्टो
करेंसी यहाँ पर आ जाती है। तो ये पूरा सफ़र जो है तय किया है मनी ने अब तक, ठीक है। ये हमने देख लिया मनी का इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है। कमोडिटी मनी आती है, मेटेलिक मनी आती है, पेपर या फिएट मनी आती है। फिएट मनी क्या होती है, लीगल टेंडर क्या होता है, ये भी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। फिएट मनी क्या होती है, लीगल टेंडर क्या होता है, एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है ना। ये सब हमने देख लिए। अब देखें, हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा जो है उसके कार्य क्या क्या है, क्या क्या कार्य वो करती है, कुछ तो इसके कार्य होंगे ना। तो कार्य हम देखेंगे मुद्रा के कार्य। कार्य से पहले एक बार मैं पानी पी लूं, ठीक है जी। तो मुद्रा जो है यानी मनी के जो कार्य हैं उनको हम बांट सकते हैं 3 भागों में। एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन, और एक और फंक्शन है जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कंटिंजेंसी फंक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे, कंटिंजेंसी फंक्शन इसे हम कहेंगे। तो 3 कार्य हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यूपीएससी मेंस में ये देखो, ये कहाँ से ले गए, एनसीईआरटी से लिया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। उसमें से अगर आप वो स्टोर ऑफ वैल्यू डाल दे, ये स्टोर ऑफ वैल्यू यहाँ पर डाल दे, तो ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। आपको लगेगा ये भाई फंक्शन तो है मनी का, मगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कौन से प्राइमरी है और कौन से सेकेंडरी फंक्शन है, आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी ये मूल्य का मापक का कार्य करता है ना। अगर मान लीजिए मुद्रा हो ही ना, मनी हो ही ना, तो किसी चीज का आप मूल्य कैसे आपोगे बिना मनी के, है ना। अब आप मनी का मतलब सिर्फ ये आज पैसे वाले मनी नहीं भाई। जब मैंने बताया कमोडिटी मनी थी तब भी तो मूल्य आंकते थे ना, कि भाई एक घोड़ा है तो इस घोड़े की जो है इसकी कीमत क्या हुई, तो आप कहोगे भाई इसकी 20,000 कौड़ी जो है इसकी कीमत है। आप कहोगे कि भाई इसके 20 निष्क इसकी जो है कीमत है, शतमान इसकी कीमत है ना। इतने सारे आहत मुद्राएं देनी पड़ेगी, है रुपया देना पड़ेगा, दिनार देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी है ना। आज अगर देखो तो मूल्य का मापक जो है वो है क्या, मनी। ये मनी अगर ना हो तो हम किसी का मूल्य जो है वो माप ही नहीं सकते हैं, मेजर ही नहीं कर पाएंगे। आज किसी भी चीज़ की हो, भाई बिस्किट कितने रुपए का है, हम कहेंगे 5 रुपए का, 10 रुपए का। हम कहेंगे कि भाई पिज्ज़ा कितने रुपए का आएगा, आप कहोगे कि भाई साहब 200 रुपए का पिज्ज़ा आएगा, है ना। आप कहोगे कि सर कार कितने रुपए की आएगी, आप कहोगे सर 10 लाख की जो है वो कार आएगी। तो ये क्या है, ये मेजर कर रहे हैं वैल्यू को, कौन कर रहा है, ये मनी कर रहा है ना। चाहे वो आप यहाँ पर रुपीज कर दो, डॉलर कर दो, युआन कर दो, कुछ भी कर दो, समझ रहे हैं बात। तो वैल्यू जो है उसको मेजर करने का काम करता है कौन, मनी, और ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। शुरू में इसी काम के लिए आई। फिर अगला इसका फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है ना। जैसे एक आदमी को कुछ सामान लेना है और उस एक आदमी को देना है, तो इस एक्सचेंज में जो है मीडियम का काम कौन करेगा, ये मीडियम का काम करेगा मनी। अगर मनी नहीं था तो कैसे करते थे, बार्टर सिस्टम की मदद से करते थे, उसकी हेल्प से करते थे। तो एक चीज़ दे दो, एक चीज़ ले लो। अब आप ऐसा थोड़ी है कि आप टमाटर खरीदने जाओ, वो आपको कहे 1 किलो गेहूं दे दो, 1 किलो बाजरा दे दो, तब हम करेंगे। तो एक्सचेंज का मीडियम क्या काम करता है, मनी। टमाटर खरीदना है, मनी दे दो। पिज़्ज़ा खरीदना है, मनी दे दो। क्लब में जाना है, मनी दे दो। जूस पीना है, मनी दे दो। तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज जो है उसका मीडियम का काम कौन कर रहा है, मनी कर रहा है। अब आपको किसी कमोडिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके प्राइमरी फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा याद रखना है, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये 2 काम हो गए प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन में, यानी शुरुआत में मनी के काम सिर्फ ये 2 ही हुआ करते थे। एक तो मूल्य का जो है मेजर कर ले, दूसरा एक्सचेंज का मीडियम के तौर पर काम कर ले। अब जैसे जैसे इवॉल्व मनी होती है वैसे वैसे और इसके कुछ काम आ जाते हैं। जैसे सेकेंडरी फंक्शंस में हम डाल सकते हैं, जैसे कि हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी जो है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू है उसको हम स्टोर करने के लिए हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये इसका फंक्शन है। जैसे सेविंग करते हैं हम, बैंक में सेविंग करते हैं, है ना, कि 8 लाख की, 10 लाख की एफडी फेफडी जो तो है, तो एक तरीके का मनी ही ना। तो अगर ये ना हो तो हम वैल्यू को सेव कैसे करेंगे आगे के लिए, है ना। स्टोर कैसे करेंगे वैल्यू को, कोको बीन्स को कब तक स्टोर करके रखोगे, वो खराब हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात। तो स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो ये मनी का एक फंक्शन हुआ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए हमको चाहिए मनी। फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू है उसको हमें ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें काम आएगा क्या, मनी। जैसे
जम्मू कश्मीर में कोई सोल्जर काम कर रहा है, ठीक, उसे अपने पैसे भेजने घर राजस्थान, तो वो क्या करेगा, मनी के थ्रू वो पैसे भेज सकता है, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हुआ ना, जम्मू कश्मीर से यहाँ पर भेजा तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हुआ ना, हुआ ना। तो ऐसे ही किसी भी वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए भी मनी का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर है डिफर्ड पेमेंट, मनी के थ्रू ही यानी मुद्रा के माध्यम से ही हम स्थगित भुगतान कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। ये डिफर्ड पेमेंट का एग्जाम्पल है, इंस्टॉलमेंट में पे करना, है ना। आज खरीद ले और हम कहें कि कल पे करेंगे, बाद में पे करेंगे, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मनी के थ्रू ही तो कर सकते हैं, है ना। तो इंस्टॉलमेंट का काम कर सकती है मनी, है ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और डिफर्ड पेमेंट्स ये हो गए इसके मनी के सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। अब कुछ कंटिंजेंट फंक्शंस भी है ना। हिंदी में कहो तो प्रासंगिक कार्य, या और शुद्ध हिंदी में जाओ तो आप छोड़ो, इसमें कुछ नहीं जाना, प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जाएगा तो आप कंटिंजेंट फंक्शन इंग्लिश में देख लेना। तो कंटिंजेंट फंक्शन मतलब और जो इसके और आगे फंक्शन और जुड़ गए, है ना। तो उसमें क्या होगा, जो भी क्रेडिट सिस्टम है ना, जो साख का जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, उसका बेसिस, उसका आधार ही क्या है, मनी है। जैसे लेंडिंग यानी उधार देना लेना, मनी के थ्रू ही तो हम उधार देते लेते हैं कि 10 लाख रुपए बैंक से उधार ले लिए, 20 लाख रुपए दे दिए, इसको दे दिए, उसको दे दिए। हाँ, शेयर मार्केट अगर हम देखें, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसे काम करता है, मनी के थ्रू ही तो काम करता है। भाई 20,000 के शेयर खरीदे, 1 लाख के बेचे, 10 लाख के खरीदे, इन सब के पीछे काम कौन कर रहा है, मनी। अगर मनी ना हो तो कोई आदमी शेयर कैसे खरीदेगा, कोई आदमी कैसे उधार देगा किसी को, ऐसे, है ना। तो क्रेडिट सिस्टम का बेस का काम करती है क्या, मनी, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एम्प्लॉयमेंट कराने में भी ये काम करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो आपको याद ही रख लेना है। तो इनको एम्प्लॉय करने के लिए भी तो मनी की जरूरत पड़ती है ना। इनको एक्विजिशन करना है, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, तो उसके लिए क्या पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, मनी की, है ना। भाई 10 लाख की ज़मीन खरीद ली, लेबर को हम गए कि भाई 300 रुपये दिन के दे देंगे, एक महीने के हम 50,000 दे देंगे, 30,000 दे देंगे, ऐसा जो है कैपिटल जो है, ये सब चीज़ें किसके लिए चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सब, तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ये किस के माध्यम से इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, तो मनी के थ्रू इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर मनी ना हो तो हम क्या कहें, कोई अगर हमें लेबर रखनी है तो उसे ये कहेंगे कि हम आपको 1 किलो टमाटर दे देंगे, 1 किलो गेहूँ दे देंगे और आप आ जाओ काम करने, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी एम्प्लॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, ये मनी का काम है, ठीक है। फिर है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है, अब नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है, वहाँ आप देख लेना। तो नेशनल इनकम उसको क्रिएट करना और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसके थ्रू होता है, ये भी तो मनी के थ्रू ही तो होता है। भाई एक अमीर पे हम ज़्यादा टैक्स लगा देंगे और गरीब को दे देंगे, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, एक जगह से लेके दूसरी जगह हमने दे दिया, तो ये क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना नेशनल इनकम का। तो ये किसके थ्रू हुआ, मनी के थ्रू। अगर मनी नहीं होता तो हम उससे कैसे करते, भाई चलो टाटा जो है वो कार बनाता है, तो हम क्या करें, अगर मनी ना हो तो उसे टैक्स कैसे लेते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप कार दे दो, हाँ, फिर क्या कैसे बांटते, रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता तो कैसे बांटते हैं, भाई गरीबों में क्या उसका एक टायर खोल के दे देते, किसी को स्टीयरिंग दे देते, किसी को उसका कांच शीशा जो है वो दे देते, ऐसा करते, है ना, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये कैसे होगा, ये होता है मनी के थ्रू। तो मनी का क्या एक फंक्शन हो गया, क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना। तो टैक्सेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वेल्थ को। ये हमने देख लिया कंटिजेंट फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली, मनी के फंक्शन हमने देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट, ऐसा कैसे आपको याद रखना है, ठीक है सर। अब आगे जाते हैं, टाइप्स ऑफ मनी बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। सबसे पहले तो आपको होगा सर इंट्रिंसिक वैल्यू किस चिड़िया का नाम, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया उसका अंतर्निहित मूल्य क्या है ना, उसके अंदर कोई क्या मूल्य है उसका। जैसे ये कॉइन है, ये सोने का है, तो इस सोने का भी तो कुछ मूल्य होता होगा ना अंदर, इस सोने का भी तो कुछ मूल्य होगा। इस सिक्के का हो सकता है अलग मूल्य हो, और इसके अंदर जो धातु है उसका जो है उसका अलग मूल्य हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर
मुद्रा जो है यानी मनी है उसके कुछ प्रकार होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कमोडिटी मनी, दूसरा है मेटेलिक मनी, तीसरा है टोकन मनी, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कमोडिटी मनी में क्या आया, कमोडिटी मनी में उसके इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे कमोडिटी मनी में क्या क्या, एल्कोहल, कोकाबीन, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। देखो कॉपर ये यहाँ पर सिक्का है, पर सिक्के में नहीं, सिक्का हो गया तो ये मेटेलिक मनी में आ गया, मगर ये कॉपर एक सीधा ही ऐसा ऐसा करके कॉपर हमें मिला है, सीधा रॉ। गोल्ड हमें मिला है ऐसा करके, उसका कोई सिक्का विक्का नहीं बनाया हुआ। सॉल्ट हो गया, शी शेल्स हो गया, है ना, टोबैको वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये काम करती है। वही कावरीज वगैरह जो कौड़ी वगैरह होती है, ये वेल के दांत वगैरह, ये सब चीज़ें काम करती है किसका, कमोडिटी मनी का। तो कमोडिटी मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। भाई उस कोकोआ की भी तो कुछ तो कीमत होगी, होती होगी। ये जो कॉपर है, ये गोल्ड है, गोल्ड नगेट वगैरह है, इनकी भी तो कोई अपनी कीमत होती होगी, यानी इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती तो है, पर ये पेरिशेबल होते हैं, है ना। भाई कोकोआ बीन्स कब तक चलेंगे, शराब जो है ये कब तक चलेगी। अब आप कहोगे सर शराब तो सैकड़ों साल चल सकती है, पर जैसे बुक्स में लिखा है वैसे हमें समझना पड़ेगा ना। ये शी शेल्स है, ये कब तक चलेंगे, टोबैको एक खराब हो जाएगी, इसकी लीव्स वगैरह है वो तो क्या है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बट होता क्या है, पेरिशेबल होता है। साथ ही साथ ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, भाई एक देश में कोकोआ बीन्स की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है, दूसरा देश का आदमी या दूसरा व्यापारी आके कहे भाई हमें तो चाहिए ही नहीं ये चीज़। एक आदमी के लिए अल्कोहल की कीमत बहुत सारी हो सकती है, मगर एक आदमी जो अल्कोहल का इस्तेमाल ही नहीं करता, एक धर्म, एक रिलीजन, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी अल्कोहल का इस्तेमाल करती नहीं है, उसके लिए तो इसकी कोई कीमत नहीं है ना। तो कमोडिटी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, पर ये पेरिशेबल होती है कमोडिटी मनी। साथ ही साथ इनकी जो वैल्यू होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी यूनिफॉर्म नहीं होती हर जगह, ठीक है ना। दूसरा है मेटेलिक मनी। तो मेटेलिक मनी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो कॉइन्स हुआ करते थे, जैसे कुषाणों के हो गए, गुप्ताज के हो गए, जो हिंदू यूनानी जो थे, ग्रीको रोमन वाले जो थे, इन सब के कॉइन्स हो गए, अकबर के, ये सब के कॉइन्स हो गए, इन कॉइन्स के भी इंट्रिंसिक वैल्यू तो हुआ करती थी ना। मेटेलिक मनी का मतलब ही हो गया कि कोई मेटल का एक आपने बना लिया, उसके ऊपर किसी राजा का या किसी व्यापारी का उनका अपना एक ठप्पा लगा दिया और कह दिया कि हाँ भाई ये हमारा सिक्का है, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और ये फिर इसको एक क्रेडिट मिल गई कि हाँ भाई राजा का है, तो जो है इसको क्रेडिट मिल जाती है फिर कि सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये है मेटेलिक मनी, और इस मेटेलिक मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। भाई ये जो मेटल का बना है, ये सोने का सिक्का बना है, हो सकता है इस सोने के सिक्कों को मान लीजिए दिनार कहा जाता हो, और इस दिनार की कीमत इन्होंने रख दी हो कि भैया 10 दिनार, है ना। तो 10 दिनार इसकी कीमत रख दी, पर फिर भी इस मेटल जो इसके अंदर है उसकी भी तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो हाँ, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना। और जैसे कि गुप्ताज हो गया, इनको स्टाम्प वगैरह कर दिया जाता था, और यूनिफॉर्मिटी इसमें होती थी। कमोडिटी मनी में क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। कैसे भी किसी भी आकार का क्या है, कुछ है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मगर मेटेलिक मनी, सोना तो हर जगह एक्सेप्ट करेंगे, चांदी तो हर जगह एक्सेप्ट करेंगे, और एक यूनिफॉर्मिटी है। भाई किसी एक राजा ने, किसी एक किंग ने, क्वीन ने, या आप कहो कि किसी एक व्यापारी ने, किसी गिल्ड ने, श्रेणी ने बनाया होगा, तो यूनिफॉर्मिटी उसमें होगी, हाँ कि ये इतने ग्राम का होगा, है ना, इतने वो होगा। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होता है, मेटेलिक मनी में यूनिफॉर्मिटी होती है, और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। फिर आ जाता है तीसरा, टोकन कॉइन्स या टोकन मनी, ठीक है। तो टोकन जो मनी होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है उसकी फेस वैल्यू से। समझा बात। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी जो जिस चीज़ से वो मिलके बना है उसकी वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे कि मान लीजिए हम समझो ये 10 रुपए का कॉइन है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्या है, ये जो इसमें मेटल लगा है, जो मेटल लगा है इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो होगी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या हो गया, 10 रुपए, 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है ना। तो टोकन मनी में होता क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है उसकी फेस वैल्यू से। अब सोचिए 10 रुपए का जो सिक्का है, इसमें जो मेटल लगा है, इसमें इस मेटल की कीमत 10 रुपए नहीं है, 10 रुपए इसकी कीमत नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा हो तो लोग इनको, अगर इसके मान लीजिए मेटल की कीमत 50 रुपए हो, 20 रुपए हो, तो आदमी क्या करेगा,
10 रुपये पे करके और 10 रुपये का सिक्का किसी से ले लेगा और उसको पिघला लेगा और फिर उसके मेटल को वो 20 रुपये में बेच देगा। समझ पा रहे हैं आप बात? इसलिए तो पुराने समय में हम देखें तो 5 रुपये का सिक्का मोटा आता था, 1 रुपये का सिक्का भी मोटा आता था। तो उसमें क्या हुआ करता था कि उस मेटल की कीमत उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए लोग उसको पिघला लेते थे। भाई ये सोने के सिक्के वगैरह जो है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी इनकी फेस वैल्यू से, तो लोग इनको स्टोर कर लिया करते थे। समझ रहे बात? और जो टोकन मनी है, इस टोकन मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है इनकी कम और फेस वैल्यू होती है इनकी ज़्यादा। ये आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट इन टोकन मनी या इन टोकन कॉइन्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। तो आपको फिर पहचानना होगा सही है कि गलत है ना। और टोकन मनी में क्या आ सकता है, ये देखिए आपको ये सिक्के दिख रहे हैं, ये भी टोकन मनी है। ये 100 रुपये का, ये मतलब ये आपको बहुत सारे नोट दिख रहे होंगे, अलग अलग देशों की मुद्राएं दिख रही होंगी, है ना। ये सब क्या है, टोकन मनी है। मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, इस 100 रुपये के नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या 100 रुपये होगी? यानी ये जो कागज इसमें लगा है क्या उसकी कीमत 100 रुपये होगी? नहीं होगी ना। यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है इसकी फेस वैल्यू से। ये होता है टोकन मनी में, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर टोकन मनी जो है वो भी 2 तरीके के हो सकते हैं, है ना। जो यहां पर, ठीक है, एक फुल बॉडीड कॉइन हो गया और एक हो गया टोकन कॉइन हो गया, है ना। सॉरी माफ कीजिए, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी जो है, मेटेलिक मनी जो है ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक फुल बॉडीड कॉइन, एक होता है टोकन कॉइन। ये दोनों चीजें हम समझेंगे। फुल बॉडीड कॉइन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप ये कॉइन देख सकते हैं, ये किसका बना है, सोने का बना है, गोल्ड का बना है, ठीक है। तो फुल बॉडीड कॉइन में क्या होगा, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो या तो इसकी फेस वैल्यू के इक्वल होगी या तो इसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, सोने की इंट्रिंसिक वैल्यू, और मान लीजिए इसकी कीमत है 100 दिनार, ठीक है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी सोने की कीमत इस 100 दिनार से ज्यादा होती होगी। हो सकता है कि 150 दिनार इसकी कीमत हो, अगर इसको ही पिघला के बेच दें तो 150 दिनार आपको सोने का मिल जाए, समझा आप। तो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी अंतर्निहित मूल्य या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे ज्यादा होगा। ये होता है फुल बॉडीड कॉइन। ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है। तो फुल बॉडीड कॉइन में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है या तो उसकी फेस वैल्यू के बराबर होगी या तो उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होगी, ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया फुल बॉडीड कॉइन, समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा है टोकन कॉइन। टोकन कॉइन में क्या होगा, जो भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू से कम होगी। जैसा कि ये 10 रुपए का आपको सिक्का दिख रहा होगा, इस 10 रुपए के सिक्के में जो ये मेटल लगा है, ये जो मेटल लगा है, इसकी कीमत अगर पिघला के बेचो तो 10 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, आपको 10 रुपए नहीं मिलने वाले। यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसके फेस वैल्यू से कम है, समझा बात। ये होता है टोकन, तो एक टोकन के तौर पर कार्य करता है ना। तो ये आपको पता लग गया होगा मेटेलिक मनी के 2 प्रकार, फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन्स। समझ में आ गया। ये बॉडीड कॉइन में क्या हो गया, जो भी कॉइन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के या तो बराबर होगी या तो उससे ज्यादा होगी। और टोकन कॉइन में क्या हो गया, टोकन मतलब सांकेतिक मुद्रा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, माफ कीजिएगा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सांकेतिक मुद्रा। यानी सांकेतिक मुद्रा ही है, ये संकेत का ही कार्य करते हैं, सांकेतिक तौर पर ही काम करती है ना, है ना। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, कम होगी इसके फेस वैल्यू से, इसकी जो फेस वैल्यू है उससे कम होगी, ये हमने देख लिया। अब अगर हम देखें टोकन कॉइन जो है वो इंडिया में कब किया गया था, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का आपने नाम सुना होगा, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम देखें सल्तनत काल का सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान हुआ करता था। परंतु इसने जो 5 काम किए थे, अब आप उसकी किस्मत समझ लो, कुछ भी कर लो, पांचों के पांचों काम फेल हो गए। इसकी वजह से जो है फिर ये, जैसे राजधानी इसने चेंज करी थी, कैपिटल अपनी चेंज कर ली थी, ठीक है, इसकी वजह से ये काम इसका ये बदनाम हो गया था। इसने एक काम किया था, टोकन मनी, इसने टोकन मनी जो है वो इसने जारी करी थी, है ना। तो 1330 ईस्वी जो जो साल है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सपेरिमेंट करा था टोकन मनी का। अगर ऐसा हमें एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम में पूछे ऐसा क्वेश्चन वगैरह स्टेटमेंट,
तो हमें सही करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। तो आप कहोगे कि सबसे पहले क्या तुगलक ने किया था? नहीं, तुगलक से पहले भी देश दुनिया में और भी जगह पर टोकन जो मनी है या टोकन करेंसी है उसका एक्सपेरिमेंट किया जा चुका था। चाइना में भी किया जा चुका था, शायद से हान साम्राज्य जो है वहाँ का जो एम्पायर है उसने शायद कर लिया था ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें इसने क्या किया था, इसने जो तांबे का टंका वगैरह हुआ करता था, उस तांबे के टंके की कीमत इसने सोने के बराबर रख दी, है ना। ये ऐसा इसने काम कर लिया था। तो लोग क्या करते थे, तांबे का टंका ले आते थे और सोना ले जाते थे। तो ऐसा तो बदना बर्बाद हो जाएगा आदमी, तांबे के बराबर, है ना। तो अगर दे सोने, यानी तांबे की कीमत सोने के बराबर रख दी इसने, ठीक है ना। तो ये इसने काम किया था, ठीक है। और आज के अगर हम टोकन कॉइन्स देखें, सारे के सारे इंडियन कॉइन्स अगर देखें, तो वो टोकन बेस्ड कॉइन ही है। यानी अगर हम देखें कि 10 रुपये का जो कॉइन है उसकी कीमत जो है 10 रुपये नहीं है। तो ये कप्रोनिकल एक जो धातु होता है, मेटल होता है, उससे बना होता है, ताकि इसको मेल्टिंग को डिस्करेज किया जा सके। क्योंकि अगर इसको पिघला के भी आप बेचोगे तो भी ये आपको 10 रुपये की नहीं बिकेगी। इसलिए ये इसको कोई आदमी पिघलाएगा नहीं। क्योंकि पहले जो 5 रुपये का सिक्का आता था, उस 5 रुपये के सिक्का कितना मोटा आता था, तो उसको क्या किया जाता था, स्मगल कर दिया जाता था बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसको स्मगल करके इसको पिघला के इसकी ब्लेड बना दी जाती थी। तो 5 रुपये के सिक्के में कम से कम 5 ब्लेड बन जाती थी, जो कि 2 रुपये की बिकती है, और 10 रुपये का काम कमा लेते थे ये लोग, है। तो ऐसा काम ये कर लेते थे। पर अब ऐसा काम नहीं होता है। और अपने यहाँ एक एक्ट है, कोइनेज एक्ट, है ना। कोइनेज एक्ट जो है 2011 का, इस कोइनेज एक्ट में मना किया गया है, यानी निषेध किया गया है कॉइन्स को पिघलाने का। अगर कोई आदमी कॉइन्स वगैरह को पिघलाता है तो फिर उसके ऊपर जुर्माना या उसको सजा हो सकती है। कोई एक अलग से एक इंफॉर्मेशन होगी। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, एक कंसेप्ट आता है डिबेसमेंट, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, छोड़ो। हमें क्या करना है, एग्जाम में प्रीलिम्स में अगर पीवाईक्यू बनता है उसमें लगाना है। डिबेसमेंट क्या होता है, देखो। डिबेसमेंट का मतलब हो गया, देखिए ये कोइन आपको दिख रहा होगा और कुछ कोइंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। कुछ फर्क दिख रहा है? ये देखिए एकदम पूरा गोल है, एक शेप में है ना। ये देखो कैसे भी आड़ा टेढ़ा किधर से भी बनाया हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो धातु लगी है, जो मेटल लगा है, उस मेटल में से यहाँ पर आते आते कमी कर दी गई है। ये हो गया डिबेसमेंट, है ना। तो कॉइन्स में जो भी मेटल इस्तेमाल किया जाता था उसके अमाउंट को कम कर दिया जाता था, ये होता था डिबेसमेंट। ये क्यों करते थे, अगर राजा मान लो कमजोर हो गया हो, राजा के पास ऐसे धातु ही नहीं बची है, मेटल ही नहीं बचा हो, उसने पैसे नहीं बचे हो, है ना, फिर भी उसको करेंसी तो जारी करनी है, तो वो क्या करेगा, डिबेसमेंट कर देगा, उसको उसमें से कम करता करता जाएगा। तो ऐसा अगर देखें हम, औरंगजेब के काल में हुआ है, और हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था रोमन साम्राज्य के काल में भी ऐसा हुआ है ना। ऐसा होता है जब जब साम्राज्य कमजोर होते हैं, ऐसा डिबेसमेंट बेसमेंट होता रहता है। तो ये चीज़ें सब आज हमने आज के लेक्चर में देख लिए। अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, है ना। एक एक करके ऐसे इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हम समझेंगे और आराम से आपको समझ में आएगी, है ना। तो बैंकिंग वाला सिस्टम, बार्टर सिस्टम हमने सबसे पढ़ा, एक हाथ दो दूसरे हाथ दे लो, इसमें सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। फिर ये डिसएडवांटेजेस थे इस बार्टर सिस्टम के, है ना। और उस बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की वजह से ही मनी जो है उसका इन्वेंशन होता है। उस मनी का इन्वेंशन देखें अगर हम, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो कमोडिटी मनी से आज ये मेटेलिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी होते हुए आज हम आगे हैं क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी तक हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। फिर फंक्शंस हमने देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट फंक्शंस हमने देखे थे। उसके बाद हमने देख लिए है इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर अगर हम देखें मनी के टाइप कितने हैं, कमोडिटी, मेटेलिक और टोकन कॉइन्स देख लिया। फिर हमें देखें कि मेटेलिक मनी के टाइप होते हैं फुल बॉडीड, टोकन कॉइन्स, ठीक है। और फिर हमने देख लिया कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लिए इनके बारे में, और एक डिबेसमेंट क्या होता है, डिबेसमेंट के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट जैसे चीज़ें लिखी है वहीं से क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी, वहाँ से पूछेंगे। प्रीलिम्स में ही यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जहाँ से मेंस में बनेगा वहाँ से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, ठीक है जी। और माफ़ कीजिएगा,
क्लैरिफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका हो आपकी नज़र में तो आप अवश्य चैनल को शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई सलाह देनी हो, कोई सलाह लेनी हो तो आप अवश्य करें, बेझिझक करें। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।